मुस्कुराहट, मजे में खुश रहिए, जहाँ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह सुबह के वक्त सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जनाब एनर्जेटिक अंदाज से जो है वो अपनी सुबह का आगाज करना है, क्योंकि सारा दिन बहुत सारे काम करने हैं। इसलिए सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले दिन का आगाज किसी अच्छी शक्ल से करना है। ये बहुत काउंट करता है, सही बात है। अगर आप सुबह सुबह जो है वो अपनी पसंद की कोई शक्ल देख लें तो अच्छी बात होती है, सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। लेकिन अगर सुबह सुबह किसी ऐसे बंदे से पाला पड़ जाए, वास्ता पड़ जाए कि जिसकी शक्ल आपको पसंद नहीं होती, तो आप यकीन करें सारा दिन आपका जो है ना वो बोर गुजरता है। आजमा के देख लें कि ऐसा होता है। जब आप ऑफिस में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, कुछ लोग तो आपके बड़े फेवरेट होते हैं, उनकी शक्ल जो है वो आपको सुबह सुबह नजर आ जाए तो आपका सारा दिन जो है वो अच्छा गुजर जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जो आपको पसंद ना हो, तो फिर बड़े मसाइल जो क्रिएट होते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उन लोगों से मिलें और उन लोगों की शक्ल सुबह सुबह देखें जिनकी वजह से सारा दिन आपका जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो गुजर जाए और आपका हैप्पी मूड रहे, यानी कि चेहरे पे स्माइल रहे और सारा दिन आप बहुत सारी मुश्किलात का मुकाबला भी जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकें। आज हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे स्टेटस सिंबल से। स्टेटस बहुत काउंट करता है हमारी आज की दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में। स्टेटस सिंबल्स हमारे कपड़े हैं, स्टेटस सिंबल्स हमारे बाल हैं, स्टेटस सिंबल हमारी पर्सनालिटी है, स्टेटस सिंबल हमारा वो ब्रांड है जो हम पहनते हैं, स्टेटस सिंबल हमारी गाड़ी है, स्टेटस सिंबल हमारा बड़ा आलीशान घर है, स्टेटस सिंबल हमारी अच्छाई नहीं है, स्टेटस सिंबल हमारे अखलाक नहीं है, स्टेटस सिंबल हमारा अच्छा बोलना या अच्छा दिखना नहीं है। स्टेटस सिंबल सिर्फ ये है कि आपने बैग कौन से ब्रांड का लिया है, आपने शर्ट कौन से ब्रांड की पहनी है, आपके कपड़े किस ब्रांड के हैं, तो आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं आप कौन सी गाड़ी में से उतरे हैं। आपकी इज्जत भी बाहर बैठा हुआ मुलाजिम जिसको आप गार्ड कहते हैं वो तब करेगा जब आप किसी अच्छी गाड़ी से उतरेंगे, एसी वाली गाड़ी से उतरेंगे। जिस दिन आप एसी वाली गाड़ी से नहीं उतरेंगे आपकी इज्जत भी कोई नहीं होगी, ये पक्की बात है। ये है हमारे स्टेटस सिंबल जो हमने बना रखे हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। बाहर के मुमालिक में अगर आप देखें तो वहां वजीर आजम साइकिल भी चला लेते हैं, वहां बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो पैदल सफर भी कर लेते हैं। वो इस चीज के वो स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, हालांकि सारे ब्रांड्स वहीं से निकले हैं, आला से आला ब्रांड्स जो है वो वहीं से जो है वो हमें मिले हैं। लेकिन हमने क्या किया कि अपने इक़्तिदार को, अपने मामलात को, अपनी सकाफत को छोड़ के हमने दूसरों को फॉलो किया। हम दूसरों के साथ जो है वो अटैच हो गए। हमने ये सोचा कि अंग्रेज क्या करता है, अंग्रेज कौन सा ब्रांड पहनता है। हमने ये नहीं देखा कि हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह हमसे क्या कहता है, अल्लाह की डिमांड क्या है। हमें यहाँ भी तो स्टेटस सिंबल बनना चाहिए कि अल्लाह ने ये कहा है कि हमारी जिंदगी में इखलाक सबसे बेहतरीन चीज है। अगर हमारा इखलाक अच्छा है और हम मुनाफिक नहीं है कि मुंह पर जो है वो आप किसी के अच्छे हैं और पीठ पीछे आप उसकी बुराई करते हैं, तो फिर ये आपका स्टेटस सिंबल है आपकी अगली जिंदगी के लिए। लेकिन हमने इस पे काम नहीं किया, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी सिर्फ एक ही काम करते हैं कि उसको गिरा दो, उसको लगा दो, उसको हटा दो, उसको ले आओ। बस यही काम चलता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन तबाह होती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े काम जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस दहाने पे आके खड़ा हो गया है कि हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस पाकिस्तान का आने वाले टाइम में जो है वो क्या होगा। ये अल्लाह ही है जो पाकिस्तान को बचा रहा है, वरना तो हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर महंगाई बढ़ चुकी है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, लोग जो है वो दिन रात मेंटल स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी पेशेंट्स हैं हमारे यंगस्टर्स। ये हम क्या दे रहे हैं अपनी कौम को? हम सिर्फ डिप्रेशन दे रहे हैं, हम सिर्फ एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं और तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। अब जरूरत तो इस चीज की है कि हम इस चीज को समझ जाएं, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि यार हम क्या कर रहे हैं। बट जरूरत इस चीज की है इस वक्त हम किसी के साथ कितना बुरा कर सकते हैं, किसी को हम कितना मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके काम को कितना डैमेज कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को कैसे आग लगा सकते हैं। ये चीजें जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा बन गई हैं, जिसकी वजह से आज हम जो है वो स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं। स्टेटस आप लगाए बेशक मोबाइल पर, तो तब भी लोग देखते हैं। स्टेटस अगर आप अपनी लाइफ में रखें तब भी लोग स्टेटस ही देखते हैं। ये दोनों चीजें जो है वो स्टेटस जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेटस कॉन्शियस हैं। ब्रांड पहनेंगे लोग आपको अच्छा समझेंगे, वरना लोग आपके मुंह पर कह देंगे कि आप अच्छा नहीं पहनते, आप अच्छा नहीं करते। खाए पिया क्या है किसी ने नहीं देखा, लेकिन पहना क्या है सबने देखा है। इसलिए हम पाकिस्तानियों को अपनी सोच चेंज करनी होगी, हमें बदलना होगा खुद को, अपनी सोच को। सबसे पहले हमें अपनी उस सोच पे काम करना है जिसकी वजह से हम दूसरों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए अजियत का बाइस बनते हैं। अपने आप को अकले कुल समझ लेना और दूसरे को गलत तस्वुर करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा
ایک ایسا جو ہے وہ خطرناک ہتھیار ہے کہ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کی پرسنالٹی کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں اور اپنی اوقات بھی دکھاتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, ہمیں ہر دن ہر نئے انداز سے ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے, اور وہ ہے اخلاق میں بہتری. اپنی چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ, آپ کو کوئی بندہ برا بھی لگتا ہے نا, آپ کو کوئی زہر بھی لگتا ہے, اس سے بھی آپ مسکرا کے ملیے, اس کو بھی یہ احساس ہو کہ یار مطلب مجھے پتا ہے کہ میں اسے پسند نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مجھ سے خوشی سے ملتا ہے, یہ بے شک آپ کی مجبوری ہی کیوں نہ ہو. تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اسٹیٹس کانشیس نہیں ہونا, ہمیں اپنا برانڈ کانشیس نہیں بننا, ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ, اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. ہاں یہ اور بات ہے جو سچ بولتے ہیں ان کے لہجے ذرا تلخ ہوتے ہیں, اور دیکھنے اور سننے والے جو ہے وہ ان کو بدتمیز کہتے ہیں, لیکن ایسی بدتمیزی قبول ہے جس میں سچ جو ہے وہ آڑے آ جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. تو آج جناب چلتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. آپ کو پتا ہے صبح صبح ہم آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے زبردست قسم کی جو ہے وہ نیوز دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. جی جی ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میرے پاس کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. جناب گوگل میٹ کے مفت ورژن کی بہترین سہولت ختم ہونے کے قریب ہے, اور گوگل میٹ کے مفت ورژن کی بہترین سہولت ختم ہونے کے قریب جو ہے وہ اس سال مئی میں اپنی ویڈیو کانفرنسنگ سروسز جو ہے وہ میٹ کے تمام صارفین کے لیے مفت کر دی ہے. اور اس کی مقصد کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے کرونا کے حوالے سے, جو کووڈ کی وبا کے حوالے سے جو ہے وہ باہمی رابطوں میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے. تو گوگل جو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ گوگل میٹ جو ہے یہ کانفرنسز سروس پہلے صرف جی سیوٹ کے صارفین کے لیے تھی, اب $6 ماہانہ پر یہ دستیاب ہیں. تو یہ جو میٹ کے ذریعے بیک وقت 100 افراد ایک ویڈیو کال کا حصہ بن سکتے ہیں, 100 افراد. بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ گوگل نے آپ کو جو ہے وہ یہ ایک میٹ ایپ دے دیا ہے, ایک ورژن دے دیا ہے جس میں آپ جو ہے وہ 100 لوگ ایک ساتھ جو ہے ویڈیو کال پر آ سکتے ہیں. اور اس وقت گوگل میٹ کے اس مفت ورژن پر ویڈیو کال کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, آپ جس وقت مرضی کال کر سکتے ہیں. 30 ستمبر کے بعد سے یہ سہولت جو ہے وہ جناب ختم ہو رہی ہے, اور یہ اب صارفین کے پاس چند دن ہے جس کے دوران وہ لامحدود ویڈیو کالز کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کب سے جو ہے وہ یہ گوگل میٹ جو ہے وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے چل رہی ہے, اور اگر یہ اس کی کامیابی گوگل نے مزید جو ہے وہ سمجھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دی جائے. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ خبریں موجود ہیں. یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گوگل کی جانب سے 60 منٹ کا یہ دورانیہ زوم کے 40 منٹ سے زیادہ ہے. ویسے اگر آپ محدود وقت تک کال سے خوش نہیں تو چند دیگر فری سروسز بھی دستیاب ہیں, یعنی کہ اس میں آپشنز بھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید جو ہے وہ بات کریں, آپ کو ٹائم جو ہے وہ زیادہ ملے 40 منٹ سے بھی زیادہ, تو پھر اس میں کچھ آپشنز ہیں جس میں جا کے آپ جو ہے وہ مزید لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لا سکتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں گوگل میٹ کے ذریعے آپ جو ہے انہیں 100 لوگوں کو بیک وقت جو ہے وہ ویڈیو کال پر لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے, اور اس سے گوگل میٹ جو یہ ایک سہولت دی ہے, ایک ورژن دیا ہے, اس میں ماہانہ $8 کے عوض جو ہے وہ یہ ممکن ہے. تو اس میں پیسہ بھی ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے, اور پیسہ بھی بہت چاہیے ہوتا ہے. تو ویسے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں 30 ستمبر کے بعد اس سروس کو مفت ہی کر دیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی لوگ یہ ویسے خرید کے استعمال کر رہے ہیں, اور لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے 30 ستمبر تک اس کی لاسٹ ڈیٹ انہوں نے کہہ دی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو آگے جو ہے وہ بڑھا دیا جائے. تو اس کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں دنیا کی مقبول ترین سائٹ ہے ایک, اور جس کو اب بدلنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اسٹریٹجیز جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں. ویکیپیڈیا دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ, جی ہاں, جس پہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ویکیپیڈیا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں کچھ چینجنگز لائی جا رہی ہیں, کچھ جو ہے وہ اس کو چینج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ نئے ورژنز جو ہے وہ ایڈ کیے جائے. کسی بھی موضوع کے بارے میں لوگوں کو انٹرنیٹ سے کوئی بھی خبر چاہیے ہو تو ویکیپیڈیا جو ہے وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ سائٹ ہے, جس میں جو ہے وہ لوگ پراپر طریقے سے جا کر جو ہے وہ اس میں انفارمیشن جو ہے وہ لیتے ہیں. اب کمپنی کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق وہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ ایسے جو ہے وہ صارفین کے
मतलब उन्होंने कुछ आप ये कह लें कि कुछ सारिफीन ने उनको ये बताया था कि आप ये चीजें जो है वो ऐड कर लें, तो उनके बताने पे, उनके बयान पर जो है वो कंपनी ने ये जवाब आपने देना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप दुनिया का सबसे छोटा आईक्यू टेस्ट पास कर सकते हैं? इतनी एबिलिटी आपके अंदर है। एक ऐसा बिल्कुल स्मॉल पर्पस पे जो है वो आईक्यू टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जिसकी तफसील मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ज़हीन अफराद की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि वो रात तक जो है वो जागते हैं और सुबह को जो है वो एनर्जेटिक अंदाज से फिर दोबारा से अपनी सुबह का आगाज कर देते हैं, मेरी तरह जो रात को लेट जागते हैं और फिर उसके बाद फिर सुबह को जो है वो एनर्जेटिक अंदाज से जो है वो सामने आ जाते हैं। तो जनाब ऐसे ज़हीन लोगों के लिए कुछ अरसा कबल जो है वो एक दुनिया में सबसे बड़ा और मुख्तसर तरीन आईक्यू टेस्ट जो है वो मुतारिफ करवाया गया, जिसे CRT का नाम दिया गया। और अब ये बिल्कुल तैयार है। ये टेस्ट सिर्फ 3 सवालात पे मुश्तमिल है और अगर इनका दुरुस्त जवाब देने में कामयाब रहता है जो शख्स, तो बिलाशुबा उसको कम से कम बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो ये आईक्यू टेस्ट पास कर लेता है, उसको ज़हीन तरीन लोगों के लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इस टेस्ट को 2005 में जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात शन फ्रेडिक ने तैयार किया था, जो दिमाग की मालूमात के तजर्बा करने और मंतक की अहलियत के बारे में बताते हैं। CRT में कामयाबी के लिए आपको जवाब पर वक्त लगाना होता है और वक्त लगाना चाहिए, लेकिन आप जितनी जल्दी इसका जवाब देंगे आपकी ज़हनियत का अंदाजा उसी अंदाज से जो है वो लगाया जाएगा। वैसे ये जानने के बज़ाहिर आसान नजर आने वाले ये सवाल इतने भी आसान नहीं होते जो आपसे पूछे जा रहे होते हैं। और इसमें एक तहकीक से ये भी दरियाफ्त किया गया है कि अमेरिका की चंद बड़ी यूनिवर्सिटीज यानी 2005 में बशमूल बॉवर्ड और यॉले के तालिब इल्म जो है वो दुरुस्त जवाब देने में नाकाम रहे थे और सिर्फ 17% मुकम्मल जो है वो इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से हासिल कर सके थे। अब ये सवाल क्या है? सवाल मैं आपसे पूछने लगी हूँ, जिसको सवाल आता है वो जो है वो हाथ उठा ले और बताए कि जी मुझे ये सवाल आता है, पता चल जाएगा आप कितने ज़हीन हैं। एक बल्ले और एक गेंद की कीमत जनाब $1.10 है। बल्ले की लागत यानी बैट की लागत गेंद के एक मुकाबले में $1 के अंदर है, तो गेंद की कीमत क्या होगी बताइए। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक बैट है और एक गेंद है। एक बैट और एक गेंद की कीमत $1.10 है। अब जो बैट है उसकी लागत गेंद के मुकाबले में $1 है, तो गेंद की कीमत क्या होगी आप सोचिए। दूसरा सवाल, अगर 5 मशीनों को 5 वेजेट्स तैयार करने में 5 मिनट लगते हैं, तो 2100 मशीनों को 100 वेजेट्स तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं करूं बड़ा ही डिफरेंट किस्म का, कि एक झील में कमल के पत्ते एक हिस्से में फैले हुए हों और हर दिन इन 3 पत्तों का हिस्सा दुगना बढ़ जाता है, तो अगर इन पत्तों को प्रॉपर झील को ढांपने में 48 दिन लगेंगे, तो झील के निस्फ या 50% हिस्सों को ढांपने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये भी आपने जो है वो बताना है। अब ये नीचे आपका जो जवाब आप देख सकते हैं, कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि इनमें से कितने जवाब दुरुस्त हैं और कामयाब हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने लोगों ने जो इसका सही जवाब किया है और कितने लोगों ने इसका सही जवाब जो दिया। ये एक रिसर्च हुई जिसमें ये 3 सवाल जो है वो किए गए। अब गेंद की कीमत का जवाब अगर आप 10 जो है वो सेनेट दिया आपने, तो ऐसा सिर्फ आपने एक ही नहीं किया, बेशतर अफराद ने यही जवाब दिया। ताहम अगर कीमत 10 सेनेट होती तो गेंद और बल्ले की मजमूई कीमत $1.10 की बजाय $1.20 होती। इसका दुरुस्त जवाब है 5 सेनेट। और जबकि बल्ला जो है $1.5 का यानी $1 से ज्यादा का है, तो इसका सही जवाब क्या बना पहले सवाल का? 5 सेनेट। तो लोगों ने जवाब दिया 10 सेनेट। अगर 10 सेनेट आपने जवाब दिया तो फिर 1.20 होती इसकी कीमत। अगर 1.10 है तो फिर 5 सेनेट बनेंगे। तो ये जनाब, और अगर दूसरे सवाल के जवाब की तरफ हम आ जाए तो दूसरे सवाल का जवाब जो है वो अक्सर लोगों ने गलत ही दिया और उसमें जो है वो काफी जो है वो टाइम भी सर्व हुआ। तो इसमें जो है उन्होंने बताया कि मशीन 5 मिनट में 1 वेजेट तैयार करती है, तो जो 100 मशीनें हैं वो 100 वेजेट्स तैयार करने के लिए भी इतना ही वक्त दरकार होगा। बेशतर अफराद सवाल का जवाब 24 दिन देते हैं, मगर ये दुरुस्त नहीं है। सवाल पे गौर करें, इसमें कहा गया है कि जो है वो ये कितनी देर में जो है वो तैयार कर लेती है। तो जाहिर ही बात है भाई, जितनी देर में वो एक तैयार करेगी उतनी देर में जो है वो उतने जितने जो है वो उसमें वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एट ए टाइम मशीनें तो एक ही टाइम में काम कर रही है ना। अच्छा जी, तीसरे सवाल की तरफ आ जाए कि पत्ते, जो कवल के पत्ते हैं वो झील के फैलाव में जो है रोजाना दुगना ज्यादा अगर उसे कवर करते हैं, तो फिर ये जो है वो कुछ दिनों में 47 दिन में जो है वो इसको किस तरह से जो वो कवर करेंगे। तो इसका मतलब इसका दुरुस्त जवाब 47 दिन ही है।
ज़ाहिर है कि 47 दिन में ही इसको जो है वो कवर किया जाएगा। 50% हिस्से पे अगर वो फैल जाएं तो 48वां दुगना जो इसका हिस्सा है वो फैल कर झील को कवर कर लेगा। तो ये कुछ इस तरह के। अच्छा, हम भी जब आपकी जहानत का या IQ टेस्ट लेते हैं, बींगा माहिर नफ्सियात आपको बता रही हूँ, तो हमारे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे बहुत आते हैं मेरे पास, जो है वो यंगस्टर्स बहुत आते हैं IQ टेस्ट के लिए। और स्पेशली जो है वो हम जब भी मैं जो है वो सैटरडे और संडे को जो है फ्री कैंप लगाती हूँ एज अ माहिर नफ्सियात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मैं आपने जो भी प्रॉब्लम्स है, मेंटल डिसऑर्डर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, IQ टेस्ट है, वट आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहां पर जो शामिल हो सकते हैं। उस दिन में कोई फीस नहीं लेती और जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने आप को चेक नहीं करवा सकते, इतनी डॉक्टर्स की फीस नहीं भर सकते, तो उनका भी हक बनता है। और जो बच्चे जो है वो IQ टेस्ट करवाना चाहते हैं वो भी फिर मेरे पास जो है वो उसमें आते हैं। तो जनाब ये IQ टेस्ट है जो बहुत जरूरी होता है, ज़हीन लोगों के लिए होता है और ज़हीन लोगों को उसका जवाब भी आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सवाल के अंदर ही जवाब होता है। असल में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो IQ टेस्ट होता है ना, वो आपसे लिया इसीलिए जाता है कि सवाल के अंदर ही जवाब होता है। थोड़ी सी जो है वो जहन लड़ाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। ये तो हो गई जनाब हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हमने आपके साथ जो शेयर की और आपको बताया। अब क्योंकि टाइम है हेल्थ के हवाले से, तो कुछ हम हेल्थ की तरफ जो है वो चलते हैं और हेल्थ के हवाले से जो है वो डिस्कस करते हैं। जी टुडे हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। जिसके पास जो है वो सेहत है उसके लिए वो सेहत हजार नेमत है। और सेहतमंद अफराद वही होते हैं जो वर्जिश करते हैं, जो अपने आप को जो है वो एक्टिव रखते हैं, सुबह वॉक करते हैं, जल्दी उठते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोग हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, सारा दिन उनका बहुत अच्छा गुजरता है। और जो 10-10 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे सो के उठ रहे होते हैं, वो जब सो के भी उठते हैं ना तो वो ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, वो ऐसे ही होते हैं, तो वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो रात को लेट भी सोए तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब आज हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों की हाथों की जो रगें हैं वो बहुत नुमाया होती हैं। मेरी भी हैं क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं जो है वो लेकिन मैंने कभी जिम नहीं किया, बट मैं योगा भी करती रही हूँ, एक्सरसाइज भी करती रही हूँ। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके हाथों की जो रगें होती हैं या जिनके हाथ बहुत पावरफुल होते हैं, जो एक ही मुक्का पड़ने से 32 के 32 दांत जिससे बाहर आ जाएं, उनके हाथों की रगें जो है वो नुमाया होती हैं। और वो जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसकी हाथों की रगें जो है वो नुमाया है, तो आप समझ लें कि ये जो है वो एक ताकत की निशानी है। ये कोई ऐसी निशानी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं वो तुम्हारे हाथों की रगें नजर आ रही हैं, तुम कितने कमजोर हो गए हो, क्या है। नहीं, ये ताकत की निशानी है। आप भरपूर तरीके से आपके जिस्म में जो है वो आपकी रगों में जो खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। जब आप कोई भी भारी चीज उठाते हैं, वजन उठाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, तो आपके हाथों की रगें प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। और आपकी स्किन जो है उसमें से जो अंदर से भी जैसे शीशे में से नजर आ रहा होता है ना, ऐसे ही जो है वो रगें जो है वो आपकी जो है वो नजर आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं। ये होता है आपको अपनी स्किन का ख्याल रखने से। कोई क्रीम्स लगाने से नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं होता, पानी पीने से, जूसेस लेने से, अपनी डाइट ठीक करने से और एक्सरसाइज करने से। तो जनाब ऐसा जुज़वी तौर पर जिल्द के नीचे जो एक चर्बी होती है उसकी मिकदार जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये रगें जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और ऐसी रगों का बहुत ज्यादा उभरना फिटनेस की अगर बहुत ज्यादा बाहर है, अगर आप देखें कि बहुत मोटी मोटी रगें किसी की बाहर निकली हुई है, तो वो फिटनेस की अलामत नहीं है। सॉरी टू से, ये भी हमने पॉइंट जो है वो देखना है कि वो फिटनेस की अलामत नहीं है। फिटनेस की अलामत वो रगें हैं जो बारीक बारीक जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही हैं हाथों के ऊपर या जो है वो आपकी बाजू के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं इनका ख्याल रखना है। अगर बहुत ज्यादा वो फूली हुई रग है तो इसमें फिर बहुत सारी कोई और डिजीज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डॉट्स की शक्ल में आ गई हो, जम गया हो खून, और उस वजह से जो है वो फूल गई हो, या रगों का वर्म में आ जाना, वर्म भी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रगे जो है वो स्वेल हो जाती हैं। अब ये क्यों नुमाया होती हैं, इस हवाले से भी जो है वो हम आपको जो है वो बता देते हैं और आपको जो है वो बताते हैं कि चर्बी जिनके पास नहीं होती है, जिनके जिस्म में चर्बी नहीं होती, उनकी ही रगें जो है वो नुमाया होती हैं। जिनके चर्बी बहुत ज्यादा होती है, उनके तो गोश्त चढ़ा होता है, वहां तो आप जो है वो रग जो है वो ढूंढ रहे होते हैं, आपको कोई रग जो है वो मिलती नहीं है। तो इसलिए कहते हैं। फिर दूसरा, ब्लड प्रेशर में जिनके बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है,
ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, जो वर्जिश अगर करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट रखते हैं, अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम पे लेते हैं, उनकी भी हल्की हल्की रगें जो है वो नुमाया होनी शुरू हो जाती है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप देखते हैं कि आपकी रगें जो है वो मोटी स्वेल किस्म की जो है वो सामने आ रही हैं, तो फिर ये डिजीज है, फिर ये बीमारी है, फिर ये प्रॉब्लम है जिसे आपको डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। बहुत ज्यादा तनाव की सूरत में ऐसा हो सकता है, जिस्मानी कमजोरी की सूरत में ऐसा हो सकता है, गर्म दर्जे हरारत की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि तनाव की वजह से जो है वो रगें फूल जाती हैं, आप डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, आपके जिस्म में जो है वो रगें फूलना शुरू हो जाती हैं और वो ठीक काम नहीं है। फिर दर्जे हरारत, आप गर्मी में हैं या आप बहुत ज्यादा सर्दी में हैं, तो उसमें भी जो है वो आपकी रगों का बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है और वो चीज जो है वो आपको आपके हाथों से जो है वो सामने जो है वो दिखाई देना जो है वो शुरू कर देती है। फिर जीन्स और उम्र, इसका भी बहुत फर्क होता है। आप जिस एज में हैं, जितने एनर्जेटिक नजर आते हैं, अगर आपकी उस एज में जो है वो वेन्स बहुत ज्यादा स्वेल होके जो है वो नजर आ रही हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए फौरन से पहले। और अगर आपकी कोई बारीक वेन्स है, आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश में आप जो है वो A1 है, वॉक करते हैं, तो फिर टेंशन लेने वाली जो है वो कोई बात नहीं है। रगों का इन्फेक्शन होता है और ये बहुत सवेर इन्फेक्शन होता है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी जो है ना वो रग पे रग, ये अक्सर मैंने सुना लोगों से चढ़ जाती है। ये रग पे रग चढ़ने वाली बात नहीं होती, ये रगों का इन्फेक्शन होता है। जो रगें जो है वो आपस में हो जाती हैं, आप कभी कभी ऐसे अपना हाथ झटक रहे होते हैं, कभी पाँव झटक रहे होते हैं, कभी पाँव में सुइयां चुभ रही होती हैं, ये रगों का आपस में जो है वो गुच्छा बन जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने हाथों पाँव को चलाते नहीं है, काम में नहीं लेकर आते, जिसकी वजह से इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होती है। इसको आप जितना जो है ये बीमारी से जुड़ती है बात, और ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी होती है अगर रगों का इन्फेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो हो जाए। तो इसमें जो है वो रगों के अफाल जो है वो काम करना बिल्कुल छोड़ जाते हैं, रगे जो है उसमें ब्लड जो है वो जम जाता है और फिर जो है वो आपको एक ऐसा आर्जा लाक हो जाता है, एक ऐसी बीमारी लाक हो जाती है जिसे वेरिक्यूस कहते हैं। वेरिक्यूस ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक पाकिस्तान में तो इसके नाम के हवाले से भी लोगों को नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया में ये तहकीक जो है वो हो रही है। तशवीशनाक हालत हो जाती है बंदे की अगर वेन्स जो है वो स्वेल हो जाए। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हेल्थ में हमने किन चीजों का ख्याल रखना है। जहां हम डाइट की बात करते हैं, जहां हम वर्जिश की बात करते हैं, वहां हमने ये भी देखना है कि हमारे हाथों की जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा फूली हुई तो नहीं है, कहीं रगों का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं रहता, आपको हाथों में जो है वो एक्सरसाइज करते या जो है वो इसको मोल्ड करते हुए जो है वो तकलीफ फील तो नहीं होती, आपकी जो हड्डियां हैं वो आपको जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, ये रगें आपको जो है वो स्ट्रेस में तो नहीं लेके आ रही, आप किसी तनाव का शिकार तो नहीं है। ये तमाम चीजें हमें देखनी है और अगर ऐसी कोई बात है तो आपको डॉक्टर से फौरन रुजू करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग लोगों में और बच्चों में खास तौर पर जो है वो ये डैमेजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि प्लीज आपने अपनी जो है वो बहुत केयर करनी है, ख्याल करना है, और अगर इस तरह की रगें फूली हुई आपकी जो है वो हाथ में है या आप फील कर रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। बाकी जो है वो इसमें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें मौत का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि फिर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो रुकनी शुरू हो जाती है। और ये स्टार्टिंग जो है वो एक स्टेज होती है जिसमें जो है वो ये इसकी बहुत सी तहकीक हुई है, इसकी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और फिटनेस को जानने के लिए कई पैमाने भी जो है वो किए गए हैं और फिर इन रगों को जानने के लिए इन पे बहुत सी रिसर्चेस के हवाले से जो है मुहक्किकीन ने जो है वो बताया भी है। फिर अक्सर लोगों को बैकबोन प्रॉब्लम हो जाती है, आपको जो है वो आपकी जो हिप्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। ये बैठने की वजह से होता है, बहुत ज्यादा जिनका बैठने का काम होता है, आप टेक लगा के नहीं बैठते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उसको कवर करके बैठे, उसको प्रेस करके बैठे। आपने जिस सीट पे बैठना है आपकी सीट के ऊपर भी जो है वो एक कुशन होना चाहिए और आपकी बैक पे भी कुशन होना चाहिए ताकि आपकी जो एक रीढ़ की हड्डी है उसको सिक्योर वो होती रहे और उसको हीट मिलती रहे। जब आपकी बॉडी जो है वो आप एसी में बैठे हैं, आपके पीछे जो है वो टेक नहीं है, आपको जो है नीचे से भी टेक नहीं है, पीछे से भी टेक नहीं है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, जिनका डेली का काम है बैठने का। और ये आप पक्की रिसर्च है, आप इस पर जो है वो किसी डॉक्टर से कहीं से भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी बैक जो है वो कम से कम आपकी बैक पे कुशन लाजमी होना चाहिए ताकि आपकी बैक जो है वो सेट रहे। तो जनाब ये, क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत अहम था इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम इस पर लगाया, मुझे अभी ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस हम आपको ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन ये है कि अब हम ब्रेक जो है वो एक ही दफा लेंगे, थोड़ा सा हम जो है वो आपसे और डिस्कशन जो है वो कर लें इसके हवाले से, क्योंकि आज हमने जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपको जो है वो खबर देनी है, स्पोर्ट्स भी हम डिस्कस कर लें। हेल्थ का जो टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम जो है वो चलते हैं जनाब स्पोर्ट्स की तरफ।
جی اسپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے. اسپورٹس کے حوالے سے آپ کو اگر اولمپکس کے حوالے سے بھی بتائیں تو اس میں بھی جناب کچھ اخراجات میں جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے, لاگت میں کٹوتی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. اب آئندہ سال ہونے والے جو ٹوکیو اولمپکس ہے جو کہ 2020 سے قبل ہونے والے نقصان کا جو ازالہ ہے, جو یہ کووڈ کے حالات میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں, اس میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اولمپکس کی سادہ افتتاحی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوگی. اس میں کوئی پیسہ جو ہے وہ زیادہ نہیں لگایا جائے گا. آپ نے پہلے دیکھے کہ اولمپکس کتنے بڑے بڑے پیسہ لگا کے لائٹنگ اور یہ وہ شو شا کر کے جو اولمپکس جو ہے وہ آتے تھے, لیکن اس ٹائم کا جو اولمپکس ہوگا وہ بالکل سادگی سے جو ہے اس کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوگی. اور منتظمین نے اخراجات پہ قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ بینرز, میسکوٹ, آتش بازی سمیت 50 مختلف طریقوں سے لاگت میں کمی کی جائے گی. سب کچھ ہوگا لیکن اتنا پیسہ جو ہے وہ اولمپکس میں نہیں لگایا جائے گا جتنا پیسہ جو ہے وہ پہلے لگایا جاتا رہا ہے. تو انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے نائب صدر جان کوٹس نے کہا ہے کہ یہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ ان کے التوا کے سبب آنے والی اضافی لاگت کے ساتھ ساتھ ایونٹ کو محفوظ طریقے سے جو ہے وہ کرنے کا باعث بھی بنے گی, کیونکہ اولمپکس جو ہیں وہ اتنا اس میں اخراجات, اتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ آپ کی سوچ ہوگی کہ اس میں بہت پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا تھا. پوری دنیا کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, گیمز یہ وہ اور لائٹنگ, آتش بازی. لیکن اب ان تمام چیزوں پہ پیسہ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں ہی کووڈ کی وجہ سے سچویشن ایسی ہے کہ لوگ اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کر رہے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کم کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو عالمی سطح پر اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا. تو جناب یہ تو ہوگی کچھ اولمپکس کے حوالے سے خبر جو ہم نے آپ کو جو ہے وہ دی. شوبز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. شوبز میں آج ہمارے پاس کیا ہے ٹوڈے شوبز دیکھتے ہیں. جی شوبز کے حوالے سے بات کر لیں تو 11.7 سال بعد شوبز میں آج ہمارے پاس ہے ٹوڈے مووی کون سی ہے. مووی بڑی مزے کی ہے, اور جو ہے مووی مزے کی جو ہے وہ جناب اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے پہلے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ اس کے ورژنز جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ آ چکے ہیں, 2 ورژنز جو ہے وہ آ چکے ہیں. اور اب اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے اوتار جو ایک فلم ہے اس کی جو ہے وہ شوٹنگ 2009 میں اس کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا تھا. اور ہالی ووڈ کے یہ ڈائریکٹر ہیں جیمز کیمرون, جنہوں نے اپنی فلم اوتار کو جو ہے وہ جب ریلیز کیا تو اس سے بہت زیادہ پذیرائی ملی, اور اس کے باکس آفس پر زبردست کامیابی اس نے جو ہے وہ حاصل کی. پھر انہوں نے لگ بھگ 10 سال تک جو ہے وہ سب سے زیادہ کمانے والی فلم کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا. اوتار نے اتنے ایوارڈز بھی لیے, اتنا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے بلاک بسٹر مووی جو ہے وہ یہ رہی. اور فلم کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ جیمز کیمرون نے اس کے 5 سیکولرز پر کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا, مگر 11 سال بعد بھی کسی ایک کو ریلیز نہیں کیا جا سکا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے 3 سینیریوز تو جو ہیں وہ ان کے ٹیلرز تو جو ہیں وہ موجود ہیں, کیونکہ اوتار میں نے خود بھی دیکھی ہے تو وہ مجھے پتا ہے. لیکن اب یہ 3 سیشنز بھی اس طرح سے ہیں کہ اب وہ سارے ملا کے نا 11 پہ کام ہو چکا ہے, لیکن ان سب کو ملا کے اب جو ہے وہ اس کی 2 جو اوتار 2 ہے اس کی شوٹنگ جو ہے وہ شروع کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے سوچ لیا گیا ہے, بلکہ شوٹنگ شروع ہو بھی چکی ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ جیمز کیمرون نے اعلان کیا ہے کہ 11 سال بعد آخرکار اوتار 2 کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے. اس کی شوٹنگ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ تیسرے حصے کا کام ابھی لگ بھگ جو ہے وہ ختم ہوا ہے, لیکن ابھی چوتھے حصے کا کام جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ ابھی باقی ہے. کچھ جو ہے وہ ابھی چیزیں جو رہ گئی ہے. اوتار ایک ایسی مووی تھی کہ اس میں کچھ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ ایک مخلوق کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اس مخلوق کا جو ہے وہ کریکٹرائزیشن اور سپیک اور یہ تمام چیزیں رہن سہن انسانوں جیسا. اور ویسے یہ فلم کی تیاری جو ہے وہ اتنی تاخیر حیران کن بھی ہے کہ 11 سال تک جو ہے وہ جیمز کیمرون جو ہے وہ اس فلم پر کام کرتے رہے, اور 11 سال تک جو اوتار کی جو ہے وہ تیاری کا آغاز ہوتا رہا. 11 سیشنز اس کے بنائے گئے, ٹریلرز بنائے گئے, چیزوں پہ کام کیا گیا, لیکن فلم جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو شوٹ نہیں ہو سکی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اوتار 2 کی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مکس کر کے جو ہے وہ شوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے. اس کا 3 سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور چوتھے سیشن میں جو ہے وہ یہ یعنی فائنل سیشن میں جو ہے وہ جانے والی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ روک دی تھی اور اس کی شوٹنگ بھی روکی گئی, لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کی شوٹنگ جو ہے وہ شروع کی ہے, اور اب انشاءاللہ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. تو اوتار 2 جو ہے وہ اوتار 1 سے بھی جو ہے وہ بیسٹ جائے گی. تو اس میں جو ایک خاص طور پہ اس کی جو پروڈکشن ہے اتنی آسان نہیں ہے. اس میں لائٹنگ کی گیم ہے,
اس میں جو ہے انہوں نے جس طریقے سے اس میں پرفارمنس دی ہے, جس طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں, ان کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. 11 سال لگ گئی دوسری فلم کا جو ہے وہ ورژن لانے میں. تو اس میں 1 سال جو ہے وہ سالوں کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے, فلمیں ایسے جو ہے وہ نہیں بن جاتی. تو اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ ہم نے آج آپ کو بتایا اوتار 2 کے حوالے سے کہ ریلیز ہونے, ابھی تو نہیں ریلیز ہو رہی, لیکن شوٹنگ اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ شروع ہو چکی ہے, کمپلیٹ بھی ہونے والی ہے, اور کافی ٹائم سے جو ہے اس پہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے. کووڈ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا, لیکن دوبارہ سے جو ہے وہ ان پروسیسلی لاسٹ فائنل جو ہے وہ سیشنز میں جو ہے وہ اس وقت اوتار 2 جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ تو تھی آج کی مووی. آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا. اوتار فن کس نے دیکھی ہے, اور اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا انٹرسٹنگ لگا, یہ بھی اپنے کمنٹس جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں. مووی دیکھنے کے جو شوقین ہوتے ہیں نا, جنہیں فلم دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے میری طرح, میں بھی فلم دیکھتی ہوں. میرا فارغ ٹائم جو ہے وہ کسی اچھی مووی کے ساتھ گزرتا ہے یا میوزک کے ساتھ گزرتا ہے. سنڈے میرا میوزک ڈے ہوتا ہے. سنڈے کچھ کر لیں, میرے مطلب جو مرضی کر لے کوئی, جتنا مرضی کوئی ٹینشن آ جائے, میرا میوزک نہیں بند ہوتا. سنڈے میرا میوزک ڈے ہوتا ہے. ایک دن میں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اس میں پھر میوزک ہر طرح کا آ جاتا ہے, اس میں قوالیاں بھی آ جاتی ہیں, صوفیزم بھی آ جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ بھنگڑا بھی آ جاتا ہے, موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن سنڈے از اے میوزک ڈے. اسی طرح آپ اپنی لائف میں جو ہے وہ ایک ڈے رکھیں مووی ڈے, ایک ڈے رکھیں جس میں آپ نے مووی دیکھنی ہے, میوزک سننا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے اپنی ذات کے ساتھ. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, پارٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کتنے خوش رہیں گے. آپ جب لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے, لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے, لوگوں کے رویوں سے پریشان ہو جائیں گے, تکلیف میں جو ہے وہ آ جائیں گے. اس لیے جب آپ اپنی لائف کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور یہ آپ میری ٹپ جو ہے وہ لکھ لیجئے کہ آپ کی خوشی صرف آپ کے اپنے اندر ہے, کہیں نہیں ہے, کسی شخص میں نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو خوشی نہیں دے سکتا, کوئی شخص آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں بن سکتا, کیونکہ ایک نہ ایک دن, ایک نہ ایک ٹائم جو ہے وہ ایسا آ جائے گا کہ جس وقت جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ آئے گی. اچھا جی, اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بات کر لیں کچھ موسم کے حوالے سے, کیونکہ موسم کی اپڈیٹس بھی جو ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہیں. تو موسم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. موسم ہمارے پیچھے آ جاتا ہے, یہ ہمارے سائڈ پہ موسم آ جاتا ہے, پورے پھول بوٹے ہوائیں شوائیں چل رہی ہوتی ہیں میرے سائڈ پہ, تو جو ہماری اسکرین کے اوپر. تو آج جناب لاہور سے شروع کرتے ہیں, لاہور سے ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں, اور ہماری چائے بھی جو ہے وہ آ گئی. میری چائے بھی اکثر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اسی چکر میں, لیکن آج میں خیر جو ہے بولنا اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ چائے پینے کا ٹائم نہیں ملتا. تو جناب آپ کو جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ لاہور میں اسپیشلی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو رہے گا وہ 36 سینٹی گریڈ ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 27 سینٹی گریڈ رہے گا. اس کے علاوہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے لاہور میں وہ 43% رہے گا, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر. یعنی کہ لاہور میں زیادہ سے زیادہ بھی درجہ حرارت گیا تو 36 جائے گا, اور کم سے کم بھی رہا تو 27 رہے گا, اور 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے ہوا چلے گی. بہت زیادہ ہوا چلنے کے امکانات جو ہے وہ لاہور میں موجود نہیں ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اس میں نمی کا تناسب بھی 43% رہے گا. یعنی بہت زیادہ گرمی نہیں رہے گی, تھوڑا شام کے ٹائم موسم جو ہے وہ پلیزنٹ ہو جائے گا. پشاور کی طرف چلتے ہیں, لاہور سے ڈائریکٹ پشاور چلتے ہیں. ویسے لاہور سے ہم اسلام آباد جانا چاہیے, لیکن ہم پشاور جائیں گے. پہلے پشاور جائیں گے اور پشاور کے جو ہے وہ سینٹی گریڈز معلوم کریں گے. جناب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 33 سینٹی گریڈ تک ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ تک ہے. اس میں ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 40% تک ہے, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر. جی ہاں, یہ تھوڑا لاہور سے ذرا تھوڑا سا 1% جو ہے وہ زیادہ ہوا چل جائے گی پشاور میں, لیکن 33 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ یہ ریکارڈ کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت, اور 24 سینٹی گریڈ تک جو ہے. پشاور کا موسم بھی پلیزنٹ ہے, آج بہت زیادہ گرمی جو ہے پشاور میں بھی نہیں ہے, پشاور والے بھی جو ہے وہ خوش ہو جائیں. اس کے علاوہ اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں. پشاور سے ڈائریکٹ جو ہے اسلام آباد آتے ہیں. اسلام آباد آگے جناب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں رہے گا 34 سینٹی گریڈ. لاہور میں 36 ہے تو اسلام آباد میں 34 ہے. ٹھیک ہے جی, پشاور کے قریب قریب ہی ہے. کم سے کم درجہ حرارت جو ہے یہاں رہے گا 24 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا 41%, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. تو یہاں تھوڑی سی ہوا جو اسلام آباد میں ذرا چلے گی. اس کے علاوہ اب اسلام آباد سے جاتے ہیں کراچی کی طرف. چلیے جی کراچی لے کے چلتے ہیں آپ کو. کراچی چلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کراچی میں رہے گا 32 سینٹی گریڈ. کم سے کم جو ہے درجہ حرارت رہے گا 29 سینٹی گریڈ, اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 61% رہنے والا ہے, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 24 کلومیٹر. تو اگر کم سے کم درجہ حرارت کراچی میں دیکھیں تو 29 تک جائے گا.
इट्स मीन ज्यादा 32 नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं होगी, बस ठीक है, प्लेजेंट मौसम ही जो है वो रहेगा। तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर तमाम दर्जा हरारत जो है वो आपने नोट फरमा ली हैं। और आज की ये जो हमारी वेदर अपडेट जो हमने आपको जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की है, आपको दी है, होप्स हो कि आप जो है वो इससे मुस्तफीद भी हुए होंगे। और जाहिर है महकमा मौसमियात के हवाले से जो भी वेदर अपडेट हमारे पास आती है वो मैं आपके साथ सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है शेयर करती हूँ, ताकि सारा दिन आपको पता हो कि आज जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर का मौसम जो है वो कैसा रहेगा, पाकिस्तान में ओवरऑल मौसम जो है वो कैसा जाएगा। तो जनाब इसी के साथ जो है वो हमने जो है वो ये भी आपके साथ जो है शेयर कर लिया। अभी हमें क्योंकि हमारा जो पहला सेशन हो जाए, कोशिश हम इसमें यही करते हैं कि मैं आपके साथ जो है वो तमाम जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो शेयर करूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ बात करें, और फिर साथ ही जो है वो आपको जो है मौसम के हाल अहवाल के हवाले से बताएं। फिर जो हमारा सेकंड सेशन शुरू होगा, यानी कि हम जब आपके 10 बजे के बाद आपसे जो है वो मुलाकात करेंगे, तो फिर हम जो है वो आपके साथ स्टोरीज डिस्कस करेंगे, आपको सैर पे भी लेके जाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको जो है वो फैशन की दुनिया से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बुक के हवाले से भी आज बताएंगे, और क्या करेंगे, खाना पकाना में तो सिखाना आपको, वो भी तो काम मेरे जिम्मे है ना। जाहिर बात है मैंने आपको बताने कि आज आपने क्या पकाना है, सबसे बड़ा मसला, हर घर का मसला कि आज क्या पकाना है। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ क्या पकाना है, लेकिन अभी हमें जो है वो यहाँ पर ब्रेक ले लेनी है, और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इन तमाम चीजों के हवाले से। बहुत ही अहम स्टोरीज हैं जिनको हमने जो है वो डिस्कस भी करना है। महंगाई का जोर है, और महंगाई का जोर जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हर चीज जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ये आसमान से बातें करने वाली बात होती है, बेचारी सब्जियों की जुबानें तो है नहीं, फ्रूट जो है वो अपनी जुबान तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी बोलते हैं। जब आप उन्हें लेने जाते हैं तो वो अपने मुंह से बोलते हैं कि मेरी कीमत ये है, और अगर तुम्हारी इतनी हैसियत है तो तुम मुझे खरीद सकते हो। यही हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, यही हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये वो मुल्क है जहां पर जो है वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, सिर्फ परेशान किया जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी टॉर्चर्स किए जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह बच्चों को और दूसरे लोगों को जो है वो किया जा रहा है, ये सब चीजें ठीक करने की जरूरत है। अब ये चीजें कब तक ठीक होंगी, कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक होंगी, इस पर जो है वो किसी की कोई जो है वो ख्वाहिश नहीं है इसको ठीक करने की, सिर्फ पकड़ धकड़ पे ख्वाहिश है कि इसको जो है वो गलत ठहरा दिया जाए, इसको गलत बात कर दी जाए, उस पर इल्जाम लगा दिया जाए। यही हमारी पार्टीज करती हैं, और यही जो है वो हमारे अपने घरों के मामलात हैं। तो अगर जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक हम जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे कि असल में हमारा असल मसला क्या है। मसला वहीं का वहीं रहता है, चीजें दूसरी जो है वो निकल आती हैं। इसलिए आज हमने महंगाई पे बात करनी है, और हम आपको जो है वो दिखाएंगे कि महंगाई जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, मामला जो है वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, रेट जो है वो कितने बढ़ चुके हैं, यूटिलिटी स्टोर पर एक आम आदमी की पहुंच से जो है वो अशिया जो है वो दूर हो चुकी हैं, तो फिर दूसरे स्टोर्स का और दूसरे लोगों का जो है वो क्या हाल होगा। तो ये बहुत जो है वो महंगाई इस टाइम जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन क्या करें कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, बस महंगाई बढ़ जाती है। तो ये एक दर्द भरी चीज जो है वो मैं चाय के साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद जो है वो आपसे आके दोबारा मिलती हूँ, क्योंकि मेरी चाय जो उदास हो गई है, मैंने उसको नहीं पिया, वो नाराज ना हो जाए, इसके बगैर मैं शो नहीं कर सकती। ये मेरी फ्रेंड वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे माशरे में सबसे जो एक गलत चीज है, सबसे जो एक आप जिसको कहें कि परवान चढ़ रही है इस वक्त चीज, वो ये है कि हम एक दूसरे से नाला हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। वो इकबाल ने कहा था ना कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो शायद आज हम उसी जमाने से गुजर रहे हैं कि जहां पनपने की यही बातें हैं। आप कौन है काउंट ये करता है, आप क्या है ये कोई नहीं सोचता, आपका शिजरा नस्ब क्या है, आपका आपकी कास्ट क्या है, आप मलिक साहब हैं, आप कोई जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो जी अस्सलाम वालेकुम। और आप एक आम इंसान हैं तो बाहर बैठ जाओ, वेट करो, बाद में आना। ये हमारे मामलात और हालात बन गए हैं। फिरका वारियत और इंतहा पसंदी जो है वो सर उठा रही है। पाकिस्तान इस वक्त फिरका वारियत की लपेट में है। हम एक दूसरे से खाइफ है। हम हर जो है वो जातों में बटे हुए वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जातों को अहमियत दी है, जिन्होंने फिरकों को अहमियत दी है, जिन्होंने इंसानियत को अहमियत नहीं दी। आज मैं जिस खबर को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, आज जो मैं आपको न्यूज दे रही हूं, क्योंकि हमारा ये एक न्यूज सेगमेंट है, उस हवाले से जो है वो हम उस पर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आज के टुडे न्यूज की तरफ।
वन ऑफ माई फेवरेट सेगमेंट, जिसमें मैं आपके साथ वो खबर शेयर करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसपे आप और कहीं बात नहीं देखेंगे, जिसकी आग जो है वो चारों तरफ नहीं लगी होगी। इकबाल ने फिर कहा कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। आज ये सवाल हमसे हो रहा है। हम फिरका वारियत में बटे हुए हैं। पाकिस्तान में फिरका वारियत जो है वो सर उठा रही है, उठा चुकी है। हम जो है वो फिरकों को देखते हैं, इंसान को नहीं देखते। आज अगर कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई जो देवबंद है, तो हम उसको उसकी शिजरे से पुकार रहे होते हैं, उसको जो है उससे पुकार रहे होते हैं कि तो शिया है, इससे बात नहीं करनी। ये सुन्नी है, नहीं इसके साथ जो है वो बैठ के खाना नहीं खाना। ये देवबंद है, ये तो ये चीज मानता ही नहीं है, ये तो अल्लाह वालों के साथ जो है वो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो जनाब, आज हुकूमत को ये एहसास नहीं है कि हमारा पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है। हम इसमें फिरकों में बंट चुके हैं और ये फिरके जो है हमारे लिए इतनी खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर गए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है, मैं आपको बताती चलूं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो है वो शहरों में शिया मुखालिफ मुजाहिरों में वाजिया जो है वो इसमें देखा गया है कि इसमें काफी जो है वो ये बढ़ गए हैं। फिर बहुत से जो है वो शिया उलमा आलमी दीन जो है उनको भी जो है वो तनकीद का निशाना सोशल मीडिया पे जो है वो बनाया जाता रहा। फिर जो है वो शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कत्ल भी हुआ, उनको जो है वो इस तरह से भी जो है वो मामला जो है वो देखे गए। अब ये हालात इस तरह के हो गए हैं, अवामिल इस तरह के हैं कि हुकूमत की नजर सिर्फ इस चीज पर है, फला डाकू है, फला चोर है, फला को जो है वो जेल करा दो, फला को ये करा दो, वो करा दो। भाई, जो और मामलात हो रहे हैं उसको किसने देखना है? जो आपके मुल्क में इस वक्त फिरका वारियत जन्म ले चुकी है, जो इस वक्त फिरके जो है वो आपस में जो है वो बट चुके हैं, जो खून खराबा, खून रेजी जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ हुआ, उसको किसने रोकना है? तमाम मसलक के तमाम आलिम दीन से मेरी गुजारिश है इस प्रोग्राम के थ्रू कि मैंने तमाम मसलक से ताल्लुक रखने वाले जो आलिम दीन है उनको अपने प्रोग्राम में लिया है। तमाम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, तमाम मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं तमाम मसलक की बहुत जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हम शायद समझाने से कासिर हैं, अपनी आवाम को ये बताने से कासिर हैं कि सबसे पहले हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, फिरके हमारे बाद में आते हैं। कोई शिया है तो वो शिया होगा, उसका अपना एक मैटर है, उसके अपना एक मसलक है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। कोई सुन्नी है तो वो सुन्नी है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं और मुसलमान हैं। सोशल मीडिया पर आप देख लें, बड़े पैमाने पर शिया आलिम दीन को जो है वो तनकीद के निशाने आए दिन जो है वो बनाते रहते हैं। और एक तो आलिम दीन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके हवाले से भी बड़ी वीडियोस और ये वो जो है वो सब जो है वो शाया होती रही। फिर शिया मसाली के अख्तलाफात सदियों पुराने हैं, आपस में भी जो है वो इनके अख्तलाफात जो है वो मौजूद है। फिर हुकूमत पर जो है वो बड़ा जोर दिया गया कि तमाम मसलक के जो है वो जितने भी आलिम हैं, जो आलिम दीन हैं, उनको बिठा कर ये बात जो है वो की जाए ताकि वो अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने जो लोग उनके साथ हैं उनको ये बता सकें कि मसलक की नहीं, हमें इंसानियत की इज्जत करनी है। ऐसा करने में कुछ आलिम दीन कामयाब भी हुए, जिन्होंने इस्लाम का पैगाम जो है वो सही तरीके से जो है वो लोगों को पहुंचाया, बताया। लेकिन हुकूमत कितनी कामयाब हुई? हुकूमत ने इस पर कोई जोर नहीं दिया। हुकूमत की सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, फला ने लूट लिया, फला ने मार दिया, फला को ये कर दो, फला को उठा के अंदर कर दो, फला को बाहर कर दो। ये काम, ये पाकिस्तान का जो है वो ये रुख जो हमने देखा, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है फिरका वारियत को खत्म करना है। हमें सबसे पहले यहाँ अमन का पैगाम जो है वो लाना है। हमें यहाँ लोगों में मोहब्बत नजर नहीं आती, लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये सब कुछ क्या है? और हम सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में नाकाम हैं। तो हमें इन सब चीजों को सोचना है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, और अगर हम ही फिरकों में बट गए तो फिर वो जो हमारा दुश्मन बैठा है वो तो आसानी से हमें अलग कर देगा। वो एक बाप का किस्सा आपने सुना होगा कि वो अपने बेटों को बुलाता है, लकड़ियों का एक गट्ठा लाता है और वो उसको जो है वो लकड़ियों को जो है वो खोल देता है और कहता है कि बेटा इसको आग लगा दो। एक एक करके लकड़ी को आग लगाना बड़ा आसान होता है, या वो खुली हुई लकड़ियां उनको एक साथ आग लगा दे, खत्म होगी बात। वो गट्ठे को बांध देता है, लकड़ियों को आपस में जोड़ देता है और कहता है अब इसको तोड़ के दिखाओ। अब उसे इतने सारी लकड़ियों को एक साथ इस तरह से तोड़ना या जलाना इतना आसान काम नहीं है, उनको वक्त लगेगा। इसी वजह से आज पाकिस्तान में हम सिर्फ और सिर्फ उस
जो है वो लेवल पे खड़े हैं, उस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं कि जहां पर हम एक नहीं है, जहां पे हमें एक होना चाहिए। शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हमारे अपने हैं, हम सुन्नी हैं तो हम भी शिया लोगों के साथ जो है वो खाने पीने वाले, उठने बैठने वाले जो लोग हैं, अरे पंचतन पाक का नाम तो सब लेते हैं ना, अल्लाह को, रसूल को तो सब मानते हैं ना, तो मसलक कहां से आ गए बीच में? मुसलमान मुसलमान है, अनल हक का नारा लगा दिया, बस काफी है। फिर उसमें शिया की बात और शिया के जो लोग हैं उनको गलत या सही साबित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें गम गुस्सा पाया जाता है तो हमें इस चीज को समझना है कि आज हमें जुड़ के रहना है, और इसमें हुकूमत का बहुत जो है वो मायने रखने वाला किरदार होना चाहिए। हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, तमाम आलिम दीन को बिठाकर इस पर बात करनी चाहिए। आज का मेरा ये प्रोग्राम सिर्फ इसी वजह से, हमारा ये एक सेगमेंट जो न्यूज के हवाले से है, हम यही कोशिश करेंगे कि ये आवाज जो है वो ऐवान तक जाए और इस पर बात हो, और तमाम मसलक के, शिया मसलक के भी और सुन्नी मसलक के भी, और तमाम जितने भी मसलक से ताल्लुकने वाले जो हमारे आलिम दीन हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनके चाहने वालों को ये समझाया जाए कि हम मुसलमान हैं, एक कौम है, मिलकर रहेंगे तो दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमें अपने इस्लाम को बचाना है। तो इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके लिए हमें अलम का जो झंडा है वो सर बुलंद रखना होगा, पंचतन पाक का नारा लगा के हमें जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें शिया सुन्नी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही अच्छी बात है। इस तरह हमारा पाकिस्तान टूटता है, इस तरह हम टूटते हैं, इस तरह हमारी मजबूती टूटती है, इस तरह हमारे इरादे टूटते हैं, इस तरह हमारी बुलंद सोच टूटती है। आज हुकूमत को इस चीज पर गौर करना है कि आपको सबको जोड़ कर रखना है। खुदा के लिए निकल आए पॉलिटिक्स से बाहर, अवाम को देखें, मुआशरे को देखें, एक दूसरे की जो आपने लेग पुलिंग स्टार्ट की हुई है, मेरे हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि ये फरका वारियत जो पाकिस्तान में फैल चुकी है, जो दुश्मन ने जो है अपने पंजे गाड़ लिए हैं, इस पर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन रखें, ताकि हम जो है वो एक बुलंद तरीन रियासत बनकर जो है वो सामने आए, ना कि हम जो है वो टेंशन क्रिएट करें। तो ये तो थी कुछ ऐसी न्यूज जो मैंने आपको जो है वो लाजमी करनी थी कि पाकिस्तान में सब सिचुएशन क्या जा रही है। अब हम जरा बात कर लें कि पाकिस्तान का एक दूसरा रुख आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बीमार लोगों की सिचुएशन क्या जा रही है। वो लोग जो अपनी जिंदगी से हार रहे हैं, वो लोग जिन्हें दवाइयों की जरूरत है, जो अस्पतालों में एडमिट हैं, दवाइयां ही खत्म हो चुकी हैं, दवाइयों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज की हम जो हमारे हेल्थ के हवाले से हम जो है वो आपको आगाह कर रहे हैं, आटा महंगा हो गया, अद्वियात महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी कर दी, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। आप अद्वियात के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर दवा पे लिखा होता है कि ये दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लेकिन आप ये देखिए कि अब तो ये लगता है देख के कि हर दवाई पे लिखा है कि ये दवा जो है वो आवाम की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर के मरीज ये दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शंस, दवाइयां इतनी महंगी हो चुकी हैं पाकिस्तान में कि ये जो है वो आम बंदा, एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो तमाम चीजें जो है वो बड़ी आसानी से हमें जो मैसर आती थी, मिल जाती थी, लेकिन आज वो भी नजर नहीं आ रही हैं। तो फिर आम आदमी कहाँ है? ये सवाल मेरा हुकूमत से है, ये सवाल मेरा आज के हुक्मरानों से है कि आम आदमी कहाँ है? अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, खाना पीना महंगा हो चुका है, आटा महंगा हो चुका है, जिंदगियां हम नहीं बचा सकते, फिरका वारियत हमारे यहाँ सर उठा रही है, झूठ के हम अलमदार बनते चले जा रहे हैं, अपने अंदर से सोशल मीडिया को, इंटरनेट को कंट्रोल करके हम जो है वो चलना नहीं चाह रहे हैं। कोई बोलता है तो आप उसकी जुबान बंद कर देते हैं, चैनल्स बंद कर देते हैं। ये सब क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो एक असल गोल है उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे? हम पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, या चले आपकी बात कर लेते हैं, मदीने की रियासत कैसे बना पाएंगे? मदीने की रियासत तो बहुत बड़ा जुमला है। मदीने की रियासत में तो कोई भूखा नहीं सोता था, मदीने की रियासत में तो फिर ये सब चीजें नहीं होती थी। मदीने की रियासत जिन्होंने बनाई, हम तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है, तो हम मदीने की रियासत की बात करते हैं। मदीने की रियासत में अद्वियात महंगी कर दी जाती है, लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं। नहीं, मदीने की रियासत का ये स्ट्रक्चर जो आपने पेश किया ऐसा नहीं है। मुझे इख्तलाफ है, इसलिए मैं बोल रही हूं। आपका हक है कि आप अवाम को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि हम यहां बैठकर अवाम की आवाज हैं। मैं उनकी आवाज हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी आवाज हूं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी महंगी अद्वियात जो है वो ले सके। सीएम पंजाब से,
سی ایم سندھ سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، تمام جو ہے بڑی عہدیداران سے میری جو ہے وہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے عوام کو زندہ رہنے دیں. سکون قبر میں ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں. نہ پہنچائے اس طرح قبر میں لوگوں کو. آگے ہی لوگ جو ہے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. میرے پاس آ کر لوگ یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیا کریں. میں کیا کر سکتی ہوں مجھے بتائیں. پھر ظاہر ہے فری میں علاج کر دیتی ہوں، یہی کر سکتی ہوں. اللہ کے لیے میں یہی کر سکتی ہوں، یہی کر دیتی ہوں، تو آپ بھی اللہ کے لیے کر دیں. آپ حکومت ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ ادویات کو کم کیجئے، لوگوں کے لیے ثانیہ پیدا کیجئے، لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء سستی کیجئے تاکہ لوگ آپ کو دعائیں دیں. کیوں بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی؟ اور یہ ادویات جو مہنگی ہوئی ہیں اس میں صرف کوئی 5% کا 4% کا اضافہ نہیں ہوا، 10% جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں ادویات. اور کچھ تو مل ہی نہیں رہی ہیں مارکیٹ میں، ویل ہی نہیں ہے. اس میں اینٹی بائیوٹکس ہے، اس میں جو ہے وہ شوگر کی جو ہے وہ میڈیسن ہے، اس میں جو ہے وہ بچوں کے جو ابھی ملیریا اور یہ ٹائیفائڈ جو چل رہا ہے اس ٹائم پہ اس کی میڈیسن ہے. یعنی اس وقت میں جو بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں تمام کی میڈیسن جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے. اس پر تو میں کہتی ہوں مشیر صحت پنجاب کو جو ہے وہ آپ آن کال لیتے، ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان سے پوچھتے کہ جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور سستا کر دیا اور یہ کر دیا. بولنے نہیں دیتے یہ طریقے انصاف. انہوں نے صاف منہ پر جو ہے وہ کہہ دینا ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحبہ سب ٹھیک ہے. آپ جا کے دیکھیں، آپ کو جہاں پرابلم ہوتی ہے، جہاں چیز ہوتی ہے، ہمیں آ کے پوائنٹ آؤٹ کیجئے. میں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، میں مشیر صحت کو فون کر کے بتاتی ہوں کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے. میں سی ایم کو کال کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ فلاں جگہ پہ غلط ہو رہا ہے. کب تک سنیں گے میری بات؟ ہر جگہ ہی غلط ہو رہا ہے. اسٹریٹجیز کب بنے گی، پلاننگز کب ہوں گی، چیزیں ٹھیک کب ہوں گی؟ جان بوجھ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے پاکستان کو اس جو ہے وہ نہج تک پہنچانے کی آپ لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، میں فون پر بھی اس طرح ہی بات کرتی ہوں، میں میسج میں بھی اس طرح ہی بات کرتی ہوں، میں اپنے پروگرام میں بھی ایسے ہی بات کرتی ہوں کیونکہ میں سچ بول رہی ہوں. میں عوام کی بات کر رہی ہوں. روٹی 10 کی 15 کا نان جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں. کون سا ملک میں آپ رہ رہے ہیں؟ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا کہ 10 کلو آٹا جو ہے وہ اب 8-10 بندے جو ہے وہ ایک گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ 10,000 روپے کا جب سودا لائیں تو ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے. یعنی 40,000 کا آپ صرف گھر کا راشن ڈالیں تو آپ کا مہینہ پورا ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو 15,000 کماتا ہے، 8,000 کماتا ہے، وہ 40,000 کا راشن کہاں سے ڈالے گا؟ وہ کرائے کہاں سے دے گا؟ وہ بل کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ اپنی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ یہ تو آپ نے ایک عام بندے کو لاکھوں روپے میں پہنچا دیا. جو بندہ لاکھ روپیہ بھی کماتا ہے آج وہ بھی نہیں سروائیو کر پا رہا کیونکہ اس کے لاکھ روپیہ جو ہے سارا انہی چیزوں میں چلا جائے گا، اس کے اپنے اوپر تو کچھ لگے گا نہیں. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. یہ وہ دور ہے. مشیر صحت پنجاب کو جناب جو ہے وہ آن کال لینے کی کوشش کریں اگر وہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. یہ سوال میرا ان سے ہے کہ بس بہت ہو گیا، روز جو ہے وہ مجھے یہی ٹاپکس مل جاتے ہیں، روز مجھے جو ہے وہ یہی بات کرنی پڑتی ہے، ادویات مہنگی ہیں، کیوں نہیں کانسنٹریشن ہوتی، کیوں اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی، کیوں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ بتایا جاتا، ایک غریب آدمی کو جو ہے وہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور ادویات کی قیمتوں کے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کس نے کنٹرول کرنی ہے، کہاں سے کنٹرول ہوں گی؟ صحت کی آپ بات کرتے ہیں، لوگوں کو صحت دینے سے جو ہے وہ آپ جہاں سے آپ کو صحت ان کو ملنی ہے دوائیوں سے، وہی آپ نے جو ہے وہ مہنگی کر دی ہے، 10-20% جو ہے وہ اس میں اضافے کر دی ہیں. اب جو دوا 100 روپے کی مل رہی تھی وہ 350 روپے کی ہو گئی ہے، جو دوا 1000 روپے کی مل رہی تھی وہ 2500 روپے کی ہو گئی ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی سرمایہ کاری کیسے کرے گا، کوئی پیسہ لگائے گا کیسے؟ آپ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں پہ ہماری نظر ہے، اوورسیز ہماری مدد کریں، اوورسیز اس ٹائم پہ. اوورسیز کیا کریں؟ اتنا پیسہ جو ہے وہ آپ نے ٹیکسوں کی صورت میں لے لیا. ایک ریڈی والا بھی جو ہے وہ بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے. پانی کی بوتل تو ہم یہاں پر جو ہے وہ خرید کر پیتے ہیں، پانی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ خریدا ہوا آتا ہے. تو آپ خود دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور پھر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں. حکومت سب اچھا ہے؟ کیا اچھا ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. کیا اچھا ہے؟ اگر سب اچھا ہے تو بتائیے کہ یہ سب چیزیں مہنگی کیوں ہیں؟ ان کا جواب دیجئے، ان کو سستا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب اچھا ہے. سب اچھا تب ہوتا ہے جب واقعی سب اچھا ہو، جب چیزیں جو ہے وہ مس مینج ہوں، جب چیزوں میں اضافے ہو رہے ہوں، ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہوں، تو سب اچھا نہیں ہوتا، سب برا ہوتا ہے. اور یہ اس ٹائم پاکستان جو ہے میں بہت برا ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پروگرام بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ سی ایم صاحب تک ضرور پہنچاؤں گی.
اعلی حکام تک بھی جو ہے وہ پہنچاؤں گی تاکہ جو ہے وہ یہ سمجھ سکیں کہ آج ہم نے جو پروگرام کیا ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے. اسی لیے میں نے اس میں کسی تجزیہ کار کو آن کال نہیں لیا, اسی میں کسی کی بات جو ہے وہ ہم نے کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ پروگرام ایز اٹ از جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں گے اور اس پر فوری طور پہ جو ہے امپلیمنٹ کروائیں گے. یہ میرے آپ سے وعدہ ہے. میں نے اس پروگرام میں جو وعدہ کیا آپ سے وہ پورا کیا ہے. فنکاروں کے پرابلمز آ رہے تھے, مسائل آ رہے تھے, تھیٹرز بند تھے, ہم نے تھیٹر والوں سے وعدہ کیا اور اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کروائی. مہنگائی جب جس ٹائم میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہے وہ کام کر رہی تھی اور دوسری چیزیں جو اشیاء جو سیٹ نہیں تھی, ہم نے اس پہ کام کیا پروگرام سے, ہم اس میں کامیاب ہوئے. انشاءاللہ اب اس پر بھی جو ادویات میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, یہ معاملات ہو رہے ہیں غریب آدمی کی پہنچ سے باہر, اس پہ بھی آواز اٹھاؤں گی, چپ نہیں بیٹھوں گی. میں, میری پوری ٹیم, ہمارا چینل ٹی وی ٹوڈے کا یہ پلیٹ فارم آپ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ہمیں بتائیے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, آپ لوگ پریشان ہیں, اپنے ریٹس بنائے ہوئے لوگوں نے, ان کی نشاندہی کیجیے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم آپ کی آواز بنیں گے, یہ پروگرام آپ کی آواز بنے گا. آپ ہم سے رابطہ کریں گے, آپ ہمیں بتائیں گے, نشاندہی کریں گے کہ کون سے ایریے میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, کون سے ایریے میں جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ ہائی ریٹڈ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں. بہت سے ایریاز جو ہے وہ ہم نے وہاں پر جو ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو بھیجا ہے, بہت سے ایریاز کی بہت سی دکانوں کو سیل کروایا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, جو پرائس پہ نہیں چلے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ اس پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کریں, آپ اس پہ ہمارے ساتھ جو ہماری ہیلپ کیجئے, اور اس پروگرام میں گڈ مارننگ ٹوڈے میں آپ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ شرکت کیجئے. اس میں آپ ہمیں جو ہے وہ کال بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں جو میرا پروگرام آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس پہ کمنٹ کیجئے, اور اس میں ہمیں بتائیے اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنے علاقے کا نام. اگر آپ لاہور سے کرتے ہیں کال اور میسج کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بتا دیجئے گا کہ جو ہے وہ یہ معاملات اور یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو یہ تو تھے ہمارے آج کے دو ٹاپک جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے, اور جس پر میں نے جو ہے وہ آپ سے بات کی کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے ایک تجزیہ نگار ہمارے آن کال جو ہے اسرار صاحب ابھی جوائن کرتے ہیں, جیسے وہ جوائن کرتے ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں, اور ان کا بھی تجزیہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں کہ ادویات کے حوالے سے بھی اور فرقہ واریت کے حوالے سے بھی جو پاکستان میں اس وقت یہ تمام چیزیں سر اٹھا رہی ہیں, اب یہ کیا ہوگا اور یہ حالات کس طرح جا رہے ہیں. غریب آدمی تو بیچارہ مر گیا ہے, اس کے لیے تو جو ہے وہ آگے کوئی جو ہے وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آتا. روٹی کو آپ دیکھ لیں, روٹی ایک عام آدمی, لوگوں نے بازار سے روٹی لینی چھوڑ دی ہے. بہت کم لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے, مزدوروں نے شاید وہ بیچارے ایک ٹائم کی روٹی جو ہے وہ آسانی سے کھا سکتے ہیں, دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے. تو یہ اگر حالات ہو گئے ہیں تو آگے کتنے دن یہ سب کچھ چل جائے گا. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کے سمٹمز جو ہے پہلے سے نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی حکومت ان چیزوں پر توجہ دے. آپ کو حکومت میں لانے کا مقصد یہی ہے, آپ کو سیٹیں دے کر, لینڈ کروزرز دے کر, اے سی والے کمروں میں بٹھا کر, عوام باہر جو ہے وہ گرمی میں رول رول کے پیسے کما کے بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکیں. تو کیا فائدہ ایسے ایوانوں میں بیٹھنے کا. ایک عام آدمی کے جو ہے وہ جلسے جلوس میں جو ہے وہ اونچی اونچی تقریریں کرنا, اور پڑھی لکھی آپ کو تقریریں مل جانا, اور وہ دیکھ دیکھ کے پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کا اندازہ لگا لیا. یہاں سے فیل کرنا پڑتا ہے دل سے. اگر آپ خود اس تکلیف اور پریشانی سے گزرے ہیں کہ آپ بھوکے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بھوکے کی تکلیف کیا ہے. آج حکومت کو میں نہیں دیکھتی کہ ایک عام آدمی کی بات کرنے والے جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمیں اسرار صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اور 10% سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اس پر ان کی کیا رائے ہے اور آگے آنے والا وقت وہ پاکستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ. سر بتائیے گا, تمام ادویات اب تو لگتا ہے کہ سب پر یہ ٹیگ لگانا پڑے گا کہ عوام کی پہنچ سے دور رکھیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک آپ کبھی ایسا کریں کہ پچھلے 40 سال 50 سال پہلے کے اخبار اٹھائیں تو تب بھی یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. غریب, بھوک, مہنگائی, بے روزگاری. بالکل بالکل ایسے. پاکستان میں انفارچونیٹلی میری کتاب ہے کہ جب پاکستان واپس ملے گا جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلے دن سے ہی ہائی جیک ہو گیا تھا اور یہ سرمایہ داروں طاقتوروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. جی بالکل. اب یہ ایلیٹ کلاس دیکھ لیں کہ حکمران بھی ایلیٹ کلاس ہے, اپوزیشن بھی ایلیٹ کلاس ہے. جی بالکل بالکل. اسمبلیوں کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ شوگر مافیا, گھی مافیا, آٹا مافیا, میڈیسن مافیا. جی. تو ان حالات کے اندر یہی کچھ ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے
इन 20 करोड़ अफराद की लीडरशिप, जो भूखे नंगे लोग हैं, हाँ। उनकी लीडरशिप सारी ही कम से कम खरबपति है, जी कम से कम जी खरबपति। जी जी ठीक है, तो इनको कैसे पता चलेगा कि एक गरीब की तकलीफ क्या है? इन्हें क्या पता कि एक बच्चा भूख से रोते हुए उसकी माँ पे क्या अजियत गुजरती जी है? बिल्कुल बिल्कुल इन्हें क्या पता कि घरों में जो बैठी हुई बेटियां हैं, जो जहेज ना होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही, उनको देख के उनके बाप के ऊपर क्या मौततारी होती है? इन्हें जी क्या पता कि जब बच्चा फीस ना होने की वजह से घर बैठ जाता है तो माँ के लिए कितना सदमा होता है। जी बिल्कुल इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है इन सारी बातों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिजर्व करते हैं, हमें हमारे साथ यही होना चाहिए। जाहिर है, क्योंकि खुद ही करते हैं ना हम सब कुछ। पुराने पाक की आयत है कि खुदा ने आज तक उस कौम की नहीं हालत बदली जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो, सही बात है। ठीक है, तो हम जब खुद अपने हाथों से इन नहीं बदल सकते। ताकतवरों को, सरमायादारों को, जागीरदारों को इक़्तिदार में लेके आते हैं, कोई पूछे कि मरियम नवाज 1 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर बैठ के जी कॉफी पी रही होती है और वर्कर बाहर हब्स के अंदर डंडे खा रहे होते हैं, कैसी बात? तो मतलब हमारे यहाँ कोई अलमिया हो जाए घर गरीब के तो कोई अमीर आता है पूछने। सर अगर अवाम ये समझने से कासिर है ना, तो फिर अवाम के साथ यही सलूक जो है वो सेट है कि जो हो रहा है इनके साथ। अगर ये उनको एसीओ में बिठाकर कॉफियां और चाय पिलाने वाली कौम है ना, और खुद जो है वो सड़क पे रुलकर जो है वो गर्मी में सड़के जो है वो इनको फिर भी एहसास नहीं होता कि हमारी इज्जत या हमारी रिस्पेक्ट जो है वो क्या है, तो तब इनके साथ यही होना चाहिए। देखें, ये आप अंदाजा करें कि जो ये लीडरशिप है ये इन हाँ। वर्कर्स के साथ हाथ भी नहीं मिलाती, मिलाए तो फिर फौरी तौर पे जाके हाथ धोती है। जी ये मतलब इस क्लास को ये समझते हैं कि ये एक दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की मखलूक है। बिल्कुल ठीक है सही, ना? बिल्कुल सही। तो इस मुल्क के अंदर ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है हुकूमत करने के लिए, लेकिन जब बेहतरीन। इक़्तिदार खत्म हो जाए तो सब इंग्लैंड भागते हैं, कोई दुबई भागता है, ऐसा ही है। ठीक है, और वहां जाके ये बैठ जाते हैं। और ये हम इतने अहमक हैं कि हम अपनी आंखों सर, के सामने अब ये सब ठीक कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइएगा, हुकूमत जो है वो अद्वियात की कीमतों में एकदम से इतना इजाफा कर दिया गया, आम आदमी की बात की, लेकिन आम आदमी को ही मारने के जो है वो सारे तरीके और सारे हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें, मुस्तकबिल तो इस हुकूमत का जो है वो 5 साल तो ये पूरे करेगी कि अनटिल अनलेस को बहुत बड़ा सानिहा ना हो जाए। अदरवाइज क्योंकि अपोजिशन में तपड़ ही कोई नहीं है, अपोजिशन में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हुकूमत को चैलेंज कर। अपोजिशन को तो तोड़ दिया पकड़ के। अपोजिशन के जो है वो सारी जो है वो रोज मामलात और हालात जो होते हैं वो हम टेलीविजन स्क्रीन पे जो है वो देखते ही रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया और जो है वो इस पर जो है वो बात की। जितनी मर्जी बात कर लें आप, जितने मर्जी तज्जिया ले लें, कर लें, जिससे मर्जी बात कर लें, एंड टू एंड हल इसका हुकूमत नहीं निकालना है, हुकूमत के पास ही हल है। जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी, हुकूमत ने जहां से कर्जे लिए हैं, अगर उनकी वो उन्हें तिगनी का नाच नचा रहे हैं तो वो आवाम को नचा रहे हैं, और इसी तरह से जो है वो ये पुतली तमाशा जो है वो होता रहेगा। कभी जो है वो हुकूमत जो है वो किसी के इशारों पर जो है वो नाचेगी तो कभी आवाम नाचेगी, और महंगाई से जो है वो बेहाल लोग जो है वो या तो मर जाएंगे, या क्योंकि हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है ना उसका मैंने अंदाजा लगा लिया है कि अपने हक के लिए बाहर निकलने वाले लोग नहीं है। ये जो लाते हैं ना इनकलाब, वो बड़ी कौमें होती हैं, उनमें बड़ा जो है वो पोटेंशियल होता है। यहाँ पर हम लास्ट टाइम तक जो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, 70, 72, 74 साल हो गए, आज भी बुजुर्गों से पूछ लो, हाँ कल अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं अच्छा होता, अच्छा करना पड़ता है। तो जनाब ये तो थी कुछ ऐसी खास बातें जो हमने आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि इस टाइम इन प्रोसेसली पाकिस्तान के हालात क्या है, न्यूज के वाले से भी हमने आपको अपडेट किया। अब जरा हम सैर पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही हमने जो है वो सख्त और सकील बातें कर ली। अब हम थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और आपको जो है वो सैर पे लेके चलते हैं। आपको थोड़ी सी जो है वो पानी की सैर करवाते हैं, जरा माइंड रिलैक्स होगा, अच्छी अच्छी तस्वीरें जो है स्क्रीन पर देखकर आप जो है जरा खुश हो जाएंगे। तो आज मैं आपको सैर करवाने जा रही हूँ जो है वो सबसे पहले जो है वो हम अब जो टूर करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास बम्पर है, उसको ऐड करते हैं।
जी, टुडे टूर में आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जनाब मानसेहरा। मानसेहरा की एक खूबसूरत झील है लोलोसर झील, लोलोसर झील। और ये झील जो है 350 किलोमीटर दूर है और इसकी जरा सैर करते हैं। जी, लोलोसर झील है ये मानसेरा से 3.5 किलोमीटर दूर वाक़या है। नारान चिल्लास रोड पर 33-53 मीटर बुलंदी पर वाक़या ये लोलोसर झील जो है जनाब, ये नारान के कस्बे से जो है वो 1 घंटे की मुसाफत पर वादी कागान और कोहिस्तान की सरहद पर वाक़या है। इस झील पर हर साल रूस से आने वाले परिंदे और सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। लोलोसर दरअसल ऊंची पहाड़ियों और झील के मजमूए का नाम है। नारान आने वाले सयाह लोलोसर झील देखने जरूर आते हैं और गजबनाक दरियाए कुनहार में पानी का बड़ा जरिया लोलोसर झील ही है। झील का ये पानी जो है वो शफाफ है, शीशे की तरह, जैसे आप इस स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लोलोसर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का अक्स जब झील के साफ पानी में नजर आता है तो देखने वालों के दिल मोह लेता है। ये काबिले दीद नजारा है जो गर्मियों के मौसम में बहुत से सयाह ऐसे नजारों के लिए झील का रुख करते हैं। झील को गर्मियों के महीनों में ही विजिट किया जा सकता है और सर्दियों में बर्फबारी और दर्जे हरारत नुक्ता इंतमाद से भी ज्यादा होता है, गिर जाता है, क्योंकि झील का जो दिलावेज नजारा है वो मुमकिन नहीं होता। ये तमाम पानी सर्दियों में जम जाता है और बजरिया नारान बाबूसर रोड जो है वो 48 किलोमीटर फासला बैसल तक तय किया जाता है। यहाँ से फिर झील तक पहुंचा जा सकता है और ये झील जो है वो फिर खूबसूरत नजारा पेश करती हुई जब आपके सामने आती है तो इतना लंबा सफर जो आपने तय किया होता है वो बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट के साथ जो है वो आप भूल जाते हैं कि कितना लंबा सफर तय करके आप इस झील तक पहुंचे हैं। खूबसूरत साफ शफाफ शीशे की तरह चमकती ये झील इतना खूबसूरत मंजर पेश करती है कि देखने वाली आंख जो है वो ये नजारा देखते ही दंग रह जाती है। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में इस तरह की झील, ऐसे मुकामात, पहाड़ी इलाके खूबसूरती का ऐसा मंजर पेश करते हैं कि देखने वाली आंख जो है वो बस वहां से हटने का नाम नहीं लेती है। तो जनाब ये थी लोलोसर झील जिसका मैंने आपको आज विजिट करवाया। आज टूर हमारा था लोलोसर झील का जो कि मानसेरा में है और मानसेरा से 350 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा नारान के करीब करीब चिलास रोड पर, और कोहिस्तान की सरहद भी इसको लगती है। और साथ इस झील में हर साल जो है वो रूस से आने वाले परिंदे भी और सयाह भी जो है बड़े मजे से सफर करते हैं। लोलोसर झील का विजिट कैसा लगा मुझे जरूर बताना आपने, और ये भी बताना है कि जनाब अगर आप यहाँ पर गए हुए हैं तो आपका फिर ये टूर जो है वो कैसा रहा। अभी कल जो है वो हमारी बात हो रही थी, कुछ हमारे जो है वो आपस के जो दोस्त हैं वो ये प्लान कर रहे थे कि हम सैटरडे और संडे को जो है वो कागान नारान का टूर करके आए और फिर वहां पर जो है वो हम जो है वो एक दिन विजिट करके आए। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि जी एक दिन में हम वापस कैसे आ जाएंगे कागान से, तो उन्होंने पूरा मुझे जो है वो एक पूरा जो है वो दे दिया, भेज दिया कि जी हम 10:30 पे यहाँ पहुंचेंगे, 10:45 पे ये होगा, यहाँ नाश्ता करेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ कर करा के 2 दिन का टूर जो है वो सामने जो है वो निकल आया कि जी 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे मॉर्निंग शो करना होता है इसलिए मैंने उनसे माजरत कर ली कि मैं नहीं जा सकती। तो जनाब मुझे कागान का टूर मैंने मिस किया सिर्फ आप लोगों की वजह से। मुझे आप लोगों से इतनी मोहब्बत है, चेक करें आप जरा। तो जनाब ये मुझे अपने शो से बड़ी मोहब्बत है, नो डाउट अबाउट इट। मैं सुबह को, रात को मैं जितनी मर्जी बजे सोऊं, मैं सुबह को जो है वो उठी होती हूँ और अपने शो के लिए जितनी मैं फाइट करती हूँ आपकी सोच होगी, हाँ लड़ पड़ती हूँ हर किसी से। तो इतनी मोहब्बत है मुझे अपने काम से मोहब्बत है और इस तरह के खूबसूरत नज़ारों से मोहब्बत है। तो जनाब ये आज की जो है वो खूबसूरत लोलोसर झील की हमने सैर की, कैसी लगी जरूर बताना है मुझे। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी होती हैं जिनके बारे में हमने शेयर करना होता है। तो हमारे पास जो है वो बुक भी है जिसके हवाले से हमने जो है वो आज आपको बताना है। तो आज की टुडे बुक जो है कौन सी है बताती हूँ, लेकिन इस बम्पर के बाद।
सारी बटरफ्लाई निकलती है, मेरा दिल चाहता है मैं कैच कर लूं इनको ना, सारी की सारी मेरी तरफ आ जाती हैं। अच्छा जनाब, आज का जो बुक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको पहला नॉवेल करार दिया गया है, उर्दू का पहला नॉवेल मिरातुल अरूस, जिसे लिखा है डिप्टी नजीर अहमद साहब ने। मिरातुल अरूस 1869 ईस्वी में लिखा गया। उर्दू का ये पहला वो नॉवेल है जो मगरबी नॉवेल की तारीफ की रूह से उर्दू का पहला नॉवेल समझा जाता है। ये हिंदुस्तान में बहुत ही एक खास जमाना था जिसको पर अशोभ जमाना कहते थे। उस जमाने में जो है सामने आया जहां एक तरफ तो मुसलमानों और अंग्रेजों में सर्द जंग थी और दूसरी तरफ मुसलमानों का एक ग्रोह ऐसा भी था जो हिंदुस्तानी मुस्लिम मुआशरे में जबरदस्त इस्लाहात का हामी था। सर सैयद अहमद खान इस तहरीक के सिपा सालार थे और डिप्टी नजीर अहमद एक नामी कमांडर थे। डिप्टी नजीर अहमद के नॉवेलों का बुनियादी पस मंजर इखलाकी तरबियत और इस्लाहात होता है। वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे और मजहब, इखलाकियात और हिंदुस्तानी मुस्लिम मुआशरा इनकी तहरीरों और तकरीरों का खास मौजू रहा। और अगर आप मिरातुल अरूस भी पढ़े तो आपको ये तमाम चीजें जो है वो इसमें मिलेंगी। डिप्टी नजीर अहमद के रुझानात और तसव्वुरात वही थे जो सर सैयद के रुफ़का के थे। नजीर अहमद की नॉवेल निगारी का मुहर्रिक कौमी इस्लाह का जज्बा था। इसको जो पढ़ते हैं ना लोग, वो वही पढ़ सकते हैं जिनका अदब से ताल्लुक हो, जो इस्लाहात लाना चाहते हो, जो इखलाकी तरबियत की बात करते हो। मिरातुल अरूस एक ऐसा जो है वो नॉवेल है जिसमें माकूल सलाहियतों को घरों की आबादी और खानगी जिंदगी में खुशहाली और मुसरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा और खान की मुसरत कौमी तरक्की में बहुत हद तक जो है वो मुअव्विन भी साबित हुआ। इस गर्ज के लिए उन्होंने जो है वो इसमें औरतों के हवाले से भी बात की और इसमें औरतों का जो मंजिल जिंदगी है उसका संगे बुनियाद करार दे दिया। इसमें एक करेक्टर है असगरी। असगरी जैसी अच्छी औरतें ही कारकुन मर्दों को कार्य नुमाया सरंजाम देने के काबिल बना सकती हैं। और अकबरी भी थी, एक असगरी और एक अकबरी। अकबरी जैसी औरतें मर्दों के लिए जहनी तकलीफ और परेशानी का बाइस बन जाती हैं। वहां के मर्द जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि इसका सारा वक्त अपनी औरतों के मसाइल हल करने में लग जाता है। औरतें दो किस्म की होती हैं, एक वो जो मर्दों को बना देती हैं, एक वो जो मर्दों को उजाड़ देती हैं। ये दो किस्म की औरतें जो है वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, यानी असगरी और अकबरी। वो जानते थे कि औरतों की इस बेवक्ती का सबब जहालत के सिवा और कुछ नहीं है। माशरती जिंदगी में तालीम और जहालत, हुनरमंदी और बेहुनरी के नताइज दिखाने की गर्ज से डिप्टी नजीर अहमद ने अकबरी और असगरी की जिंदगियों के दो मिसाली नमूने पेश किए हैं इसमें। अगर आप इस नावल को पढ़े तो इसमें के जो दो करेक्टर हैं खवातीन के, ये आपको ये चीज रियलाइज करवा देंगे कि आपकी जिंदगी में भी अकबरी और असगरी जैसी दो खवातीन हर घर में मौजूद होंगी। एक बहुत अच्छी होगी, दो बहनें होंगी तो एक बहुत अच्छी होगी, एक उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी जिसने तबाही मचाई होगी घर में। उसकी ही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समझी जाएगी और अगर नहीं समझी जाएगी तो वो अपनी बात मनवाने के लिए हर उस हद तक जो है वो गुजर जाएगी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। यही मिरातुल अरूस है। यही समझाने की जो है डिप्टी नजीर अहमद ने इसमें कोशिश की है कि मिरातुल अरूस एक ऐसा नावल है कि जिसमें खवातीन की उस करेक्टर को उजागर किया गया है कि अगर एक खातून पढ़ी लिखी हो, डिटरमिनेंट हो, तो वो दुनिया बदल सकती है, मर्दों को बदल सकती है, बड़े बड़े मर्दों को जो है वो सीधे रास्ते पे ला सकती है। और अगर एक औरत जाहिल हो, अनपढ़ हो, उजट हो, तो वो घर के घर तबाह कर सकती है। वो अक्सर हम चालाक किस्म के लोगों को जो है तशबीह देते हैं ना कि ये फलां औरत की तरह है। तो जो औरतें कन्हुइयां लेती हैं आपस में जो है वो एक दूसरे की जो है वो कान भरती हैं, मियाँ को सिखाती हैं, कभी फलाने की शिकायत लगाती हैं, अभी कुछ करती हैं, उनके घर फिर बर्बाद हो जाते हैं। एंड टू एंड उनकी चालाकियां जो है वो उनके अपने आगे आके खड़ी हो जाती हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। यही है मिरातुल अरूस। तो आपने ये नावल जरूर पढ़ना है और फिर मुझे बताना है कि ये नावल जो है वो आपको कैसा लगा। उर्दू नावल निगारी में सबसे पहला नावल मिरातुल अरूस जो लिखा डिप्टी नजीर अहमद ने, और क्या कमाल लिखा। इसको हमने अपनी उर्दू की किताबों में भी पढ़ा। अकबरी और असगरी का किस्सा जो है वो बड़ा मशहूर जो है वो रहा। और जो है अगर जो लोग 10th की बुक्स जो है वो पढ़ते हैं उसमें जो है वो उर्दू की बुक में जो है वो इसका बड़ा जबरदस्त जो है वो किस्सा जो है वो बयान किया गया। तो ये तमाम चीजें वो खवातीन जो पढ़ी लिखी हैं, अपनी चीजों को समझती हैं, वो शौहर की गमगुसार होती हैं, शौहर के हर दुख और तकलीफ में उसका साथ देती हैं। और वो खवातीन जिनको अपने फैशन से और अपनी मामलात से और जहालत से और खवातीन दूसरी खवातीन से फुर्सत नहीं मिलती है, वो अपने घरों को तबाह करती हैं। तो इसलिए हमें आज ये सोचना है कि ये हर घर का अलमिया है। हर घर में दो खवातीन जरूर ऐसी मौजूद होंगी, वो देवर जेठानी हो, वो नंद और जो है वो भाभी हो,
وہ ساس یا بہو ہو, وہ دو بہنیں ہوں, اپوزٹ سائیڈ ہے, انڈیا پاکستان کی جنگ ہے کہ جی بس اس کو نہیں چھوڑنا, اس نے کہنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا. اب ایک شریف اگر بچی ہوگی یا کوئی بہن ہوگی یا کوئی بھی ہوگی, وہ کہے گی یار لڑائی نہ ہو, چلو یہ بھی بات مان لو یہ بھی بات مان لو, تو دوسری اس پہ حاوی ہو جاتی ہے کہ یہ میری ہر بات مانتی ہے, اٹس مین یہ مجھ سے ڈرتی ہے. حالانکہ وہ تو شور شرابے سے جو ہے وہ ڈر رہی ہوتی ہے بیچاری کے گھر میں جو ہے فساد نہ پڑے. اب بہت ساری لڑکیاں جو اس ٹائم یہ شو دیکھ رہی ہوں گی وہ میری بات سے اتفاق کری ہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمارے گھر میں بھی ایسی ہیں. ساتھ والے جو اگر آپ کی بہن بیٹھی ہوگی یا کوئی بابی بیٹھی ہوگی تو اس کی طرف اشارے ہو رہے ہوں گے خدا کے لیے لڑائی نہ شروع کر دیجیے گا گھر میں, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ شروع ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو. تو آج کے جناب ہماری ایک جو ہے وہ چیز میں نے آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرنی ہے, جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آج پاکستان کی فلم انڈسٹری کی جو نامور گلوکارہ نسیم بیگم ہے, ان کی جو ہے وہ 49ویں برسی بھی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. 29 ستمبر کو ہی منائی جاتی ہے ان کی برسی. اور خوبصورت آواز اور انداز اور کانوں میں رس کھولنے والی نسیم بیگم کی آواز جو ہے, بڑے انہوں نے جو ہے وہ سانگز گائے, بڑے سپر ڈوپر ہٹ ہوئے. ہمارے زمانے سے بہت پہلے کی بات ہے, لیکن ظاہر زمانہ ہر زمانہ جو ہے وہ سنگرز کا ہوتا ہے. گلوکارہ مختار بیگم سے حاصل کی. 1958 میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. نسیم بیگم کا فلم مادر وطن کے لیے گایا ہوا گیت اے راہ حق کے شہیدو قومی نغمے کی حیثیت اختیار کر گیا. اپنے فنی سفر کے دوران کئی فلمی ایوارڈ بھی اپنے نام کیے. ملک کی یہ نامور گلوکارہ 29 ستمبر 1971 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں, مگر مداحوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں. شجر الدین, ٹی وی ٹوڈے, لاہور. جی تو یہ تو تھی نسیم بیگم, خوبصورت آواز خوبصورت انداز. اب ذرا آج کی ریسیپی کے حوالے سے بات ہو جائے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ریسیپی کی طرف. کیا پکانا ہے آج, کیا ہوگی آج کی ریسیپی, یہ مسئلہ حل کر دیتی ہوں میں آپ کا پروگرام کے کچھ آخری لمحات میں. اور آج کا ہماری جو ریسیپی ہے وہ ہے جناب بہاری قیمہ. بہاری قیمہ بہت مزے کا بنتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کے اجزاء ذرا نوٹ کر لیجئے. گائے کا قیمہ آپ کو چاہیے ہوگا اس میں, اور دہی چاہیے ہوگی 1 پیالی, بڑی الائچی آپ کو اس میں 2 عدد چاہیے ہوں گی, لیمو 2 عدد, باریک کٹی پیاز 2 عدد, ثابت لال مرچ 3 عدد, ہری مرچ 4 عدد, چھوٹی الائچی 6 عدد, پودینہ جو ہے وہ آپ کو حسب ذائقہ یا آپ آدھی گڈی لے لیں. دہی جو ہے وہ آپ کو ایک سے جو ہے وہ ہاف پیالی چاہیے ہوگا, ثابت دھنیا 1 چائے کا چمچ, سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ, چنے 1 چائے کا چمچ, ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, بہاری مسالہ 1 کھانے کا چمچ, تیل 2 کھانے کے چمچ, اور نمک حسب ذائقہ آپ نے اس میں لینا ہے. ترکیب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اسے بنانا کیسے ہے. پہلے 3 عدد ثابت لال مرچ, 1 چائے کا چمچ ثابت دھنیا اور 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ, 6 عدد چھوٹی الائچی اور 1 کھانے کا چمچ جو ہے وہ آپ نے چنے اور 2 عدد بڑی الائچی کو ملا کر باریک پیس لینا ہے. ایک دیگچی میں 2 کھانے کے چمچ تیل گرم کر کے یعنی آئل گرم کر کے 2 عدد باریک کٹی پیاز کو گولڈن براؤن کریں اور نکال لیں. اب آپ نے جو ہے وہ جو آپ نے قیمہ لیا ہے وہ 1 کلو ہے یا ہاف کے جی ہے, قیمہ لے کے حسب ذائقہ نمک, 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ پسا ہوا مسالہ کھانے کا چمچ اور بہاری مسالہ 1 پیالی, دہی کے ساتھ 2 لیمو کا رس اور 2 عدد جو لیمو کا رس آپ نے نکالا وہ, اور 4 عدد ہری مرچ اچھی طرح ملائیں اور دیگچی میں ڈال دیں. جب پانی خشک ہو جائے تو اسے ہلکا سا بھون کر ڈش میں نکال لیں. آخر میں اوپر تلی ہوئی پیاز جو ہے اور وہ جو گٹی پودینے کی ہے اس کے جو ہے وہ پتے یا اس کو جو ہے کٹنگ کر کے جو ہے گرما گرم جو ہے وہ آپ اس کو سرو کریں. بہاری قیمہ تیار ہے جناب.
اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے. جیسے مرضی اس کی گارنشنگ کریں, اس کو ہری مرچ کے ساتھ, ادرک کے ساتھ اور پودینے کے ساتھ جب آپ اس کی گارنشنگ کر کے اس کو پیش کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت امپیکٹ دے گا. بہت ہی اچھا مزیدار جو ہے وہ بہاری قیمہ آج کا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اور آج آپ نے یہ بنا کر جو ہے وہ مجھے سینڈ کرنی ہے اس کی پکچرز کے یہ کیسا بنا ہے. جو بھی آپ بناتے ہیں وہ آپ مجھے فیس بک پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی, اور انٹرنیٹ کی اور ہماری جو ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہمارا پروگرام جو اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کمنٹس میں جا کر جو ہے وہ اس کی پکچر بھیجیں گی, ساتھ اپنا نام, اپنے شہر کا نام بھیجیں گی. وہ پکچر جو ہے وہ میں اپنے پروگرام میں شامل بھی کروں گی اور آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے بہت اچھی کسی کی جو ہے وہ ریسیپی بنی ہوئی تو اس کو انعام بھی دیا جائے. ہاں جی, یہ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ انعام بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ہوگا. تو لیکن انعام اسی کو ملے گا جو اچھا کھانا بنائے گا. ایسے عام کھانا بنانے والے کو نہیں جس کی تصویر بہت اچھی ہوگی کھانے میں اور ڈیکوریشن بہت اچھی ہوگی. تو ذرا آج سے ریسیپیاں ٹرائی کرنے شروع کر دیں, اور جن جن لوگوں کو انعام چاہیے نا وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی ریسیپی بھی شیئر کریں. آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, کوئی شعر لکھ کر بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ. کچھ بھی آپ ہم سے بات شیئر کرنا چاہتے ہیں, نیوز کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو دروازے کھلے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر نبیہ علی خان کو آج تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے نئے انداز کے ساتھ, نئی جو ہے وہ صبح کے ساتھ, نئے آغاز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.